Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 11th June 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का जो पहला article है, it is with regard to an important report by the UNFPA, which is the United Nations Population Fund. तो ये body क्या करती है? We're going to be seeing about that. बट इसके अलावा we'll also see कि इन्होंने जो रिपोर्ट दिया है, what does it say? इंडिया के बारे में क्या कहता है, हमारा पॉपुलेशन लेवल क्या है, ऑल ऑफ दैट इंपॉर्टेंट डेटा हम इस पार्ट पे देखेंगे. सो फर्स्टली, पॉपुलेशन कितना है इंडिया में? अकॉर्डिंग टू दिस यूएनएफपीए, पॉपुलेशन है अबाउट 146.39 करोड़, या हम उसको बिलियन में लिख सकते हैं एज 1.46 बिलियन. ये हमारा करंट पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट. हमने चाइना को भी क्रॉस किया है और चाइना का क्या है, 141 करोड़, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1.41 करोड़, 1.41 बिलियन, राइट. तो चाइना अभी सेकेंड नंबर पे आया है. इंडिया इज नाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन. नाउ इंडिया की रिपोर्ट में, बिकॉज इंडिया कौन सा रिपोर्ट देती है विद रिगार्ड टू द पॉपुलेशन एंड जनरल डेमोग्राफिक, हमारे पास वो होता है सेंसस. बट क्या है, सेंसस हुआ था लास्ट 2011 में और सेंसस उसके बाद नहीं हो पाया. एंड 16 years later we are going to see census is going to happen. जो डेटा आएगा हमको 2027 में. बट इसका ये मतलब नहीं है कि दैट वी आर ऑलवेज गोइंग टू बी रिफरिंग टू 2011 वाला डेटा, राइट. अभी भी बहुत सालों के बाद हम देखते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ा है, चेंजेस हुए हैं. तो अगर हमको डेटा चाहिए, वी कैन रिफर टू दिस इंपॉर्टेंट वर्ल्ड डेटा. और ये यूएन रिलेटेड बॉडी है, सो दिस इज अगेन द डेटा कैन बी एक्सेप्टेड बाय द जनरल पब्लिक. सो दिस पर्टिकुलर डेटा ऑल्सो सेज कि हमारा जो पॉपुलेशन है ये 1.7 बिलियन होगा, यानी कि 170 करोड़ होगा इन द नेक्स्ट 40 years. अप्रोक्सीमेटली 40 साल के बाद इतना हमारा बढ़ जाएगा पॉपुलेशन, इज व्हाट द डेटा इज सेइंग. ओके, नाउ वी आल्सो सीइंग दैट प्रोजेक्टेड ऐसा था कि 141, लेकिन अभी भी देख रहे हैं हम कि 5 करोड़ ज्यादा बढ़ ही गए हैं अभी के पॉपुलेशन. सो ऑल्दो द प्रोजेक्शन वॉज कि हम 141 होगा, लेकिन अभी हम करंट एस्टिमेट देखेंगे तो 146 आ रहा है. सो इसके अलावा कौन से कुछ डेटा हमको मिलते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड. Here we see something called as the total fertility rate. Now, what do you mean by total fertility rate? इसका ये मतलब है एक महिला अपने जीवन में, अपने रिप्रोडक्टिव एज में कितने बच्चे पैदा करती है. How many children can she produce? Right? In her, how much does she produce in a reproductive age? So we know a couple can produce 2, 3, 4 depending on whatever they are aiming for, right? So यहाँ पे अगर हम देखें एवरेज की बात करें, इंडिया में एवरेज की बात करें, the TFR is 1.9. Now you see, you might be wondering कि ये डेसिमल सिस्टम में क्यों है, right? ये 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए था, बिकॉज हम एवरेज की बात कर रहे हैं. इसका ये मतलब है दैट सम पेरेंट्स डोंट वांट टू हैव किड्स, दे वांट टू हैव डॉग्स, दे वांट टू हैव पेट्स, राइट. ऑन द अदर हैंड, सम ऑफ देम बेबीज डाई ऑल्सो इन द फीटस, तो वो बच्चे नहीं पैदा होते हैं. तो हम एवरेज की बात करें एंड दैट इज 1.1, 1.9. ओके, नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी which state in India has the highest TFR, यानी बहुत ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं उस स्टेट में, और कौन सी स्टेट में कम से बहुत कम बच्चे पैदा होते हैं, which is the least, you can say least state, the state with the least amount of children born. That you are going to tell me in the comment section, right? Now coming to understand, ये रिप्लेसमेंट लेवल से कम है. रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है? Now that is given as 2.1. Now let's understand what is the replacement rate. Now you know that पेरेंट्स, ओके, उनके बच्चे होते हैं. सो अगर ये जब बूढ़े होके मर जाते हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए 2 kids आर लाइक द एक्चुअल अमाउंट टू रिप्लेस द चिल्ड्रन. मतलब पेरेंट्स को 2 बच्चे होंगे तो वो पेरेंट्स को रिप्लेस कर पाएंगे व्हेन दे गेट ओल्ड एंड दे पास अवे, राइट. दैट्स एक्चुअल होना चाहिए. नाउ देयर आर केसेस वेयर, मान लो कि हर पेरेंट, ठीक है, हर पेरेंट यहाँ पे सिर्फ एक ही बच्चा करता है. इसका ये मतलब है कि पॉपुलेशन बढ़ेगा कि कम होगा? डेफिनेटली पॉपुलेशन कम होगा. तो दिस इज समथिंग वेयर इट इज नॉट डिजायरेबल बिकॉज द पॉपुलेशन इज श्रिंकिंग, कम हो रहा है. ऑन द अदर हैंड, मान लो कोई एक पेरेंट है, इनके हो रहे हैं 4 बच्चे, ओके, अभी हर पेरेंट के 4 बच्चे हो रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है? ऑल्दो 2 people आर रिप्लेसिंग द पेरेंट्स, बट और 2 बच्चे आए हैं, एक्स्ट्रा हैं,
सो दैट मीन्स पॉपुलेशन बढ़ेगा, राइट, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। तो ये जो है, इट शुड नॉट बी द पॉपुलेशन शुड श्रिंक एंड पॉपुलेशन शुड इंक्रीज, एक मिडिल वी वांट अ पाथ। और ये जो मध्यम मार्ग है, मिडिल पाथ जो है, इट इज व्हेन एडिक्वेटली दो ही बच्चे पैदा, राइट, दैट शुड बी लाइक द केस। बट वी नो दैट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, अगेन वी आर टेकिंग द एवरेज, तो कुछ बच्चे ज्यादा हो सकते हैं, कुछ बच्चे मर जाएंगे, दे आर नॉट गोइंग टू बी रिप्रोड्यूसिंग, तो ये रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। एंड दैट इज वाई व्हेन यू टॉक अबाउट द एवरेज, ये दो से थोड़ा ज्यादा होता है, दैट इज 2.1। सो दिस इज लाइक द जनरल क्या होना चाहिए टू सस्टेन इट सेल्फ अक्रॉस द जनरेशन। ओके, सो दिस इज विद रिगार्ड टू पॉपुलेशन, जो हमने पेरेंट्स को नेक्स्ट जनरेशन जो रिप्लेस करती है, ये दो होना चाहिए। दो से ज्यादा होता है तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, दो से कम होता है यानी कि एक या एक से कम होगा, देन पॉपुलेशन कम होते जाएगा। सो एन एडिक्वेट नंबर दैट वी रिक्वायर इज 2.1। और इंडिया का कितना है? इंडिया का 1.9 है, यानी कि हमारा पॉपुलेशन थोड़ा कम हो रहा है, बट मतलब इट इज लाइक प्रॉपर, इट इज लाइक स्टैटिस्टिक, इट इज नॉट लाइक too much or too little. It's like right, what is required, right? Now let's understand the general other population. जैसे कि अगर हम youth population की बात करें, okay, so 0 से 14 years we have 24%, 10 से 19 years के एज ग्रुप में we have 17% of the population, और 10 से अगर 24 एज का ग्रुप मान लेते हैं then it is 26%, right? That means हमारा working age population थोड़ा ज्यादा में आ रहा है, यानी कि if you talk about 18 years plus, right, we are getting a greater demographic. So अगर हम 15 से लेके 64 years की बात करें, our working age population is 68. Now what is this percentage called? This is called as demographic dividend. इसको क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसका मतलब क्या है? जब कोई कंट्री में वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा होती है, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाते हैं उस कंट्री के इकोनॉमी में, राइट? ये लेबर इंडस्ट्री में ऐड होंगे, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, जॉब्स यहाँ पे हो रहे हैं, right? So that is when you talk about the working age population where we are doing fair well because हमारा 68% है, as compared to some countries जहां पे जापान की बात कर रहे हैं, where their working age population or where their senior citizens population is increasing. So that is like a drawback because वहां पे बूढ़े लोग ज्यादा हैं, बट जो काम करने वाले लोग हैं वो कम है। हमारे यहाँ पे काम करने वाले लोग ज्यादा है, राइट? इंडिया में एल्डरली पॉपुलेशन भी 7% है, एंड ये भी इंक्रीज होगा, दैट इज वॉट वी आर सेइंग, बिकॉज हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी भी आई है, राइट? हेल्थ पे फोकस किया जा रहा है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बढ़ रही है, बिकॉज जो डिजीजेस होते हैं उनका इलाज हो रहा है, राइट? टेक्नोलॉजी है, सो दैट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। कितना एक्सपेक्ट होगा? men are expectancy is 71 years, whereas women, okay, they live longer, that is 74 years. तो ये आपको जनरल डेटा इस रिपोर्ट में दिया गया। Now coming to understand what is the United Nations Population Fund, ये एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है जो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी पे फोकस करती है, यानी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे फोकस करती है। जैसे हमने देखा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये फोकस करता है हेल्थ पे, राइट? देन देयर इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, फूड सिक्योरिटी पे फोकस करता है। तो हर एजेंसी यूएन के अंडर अलग अलग चीजों के लिए फोकस करती है, whereas यूनाइटेड नेशंस वाला जो है ये फोकस करता है, एफपीए फोकस करता है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस वी अंडरस्टैंड कि ये 1967 में बनी थी, बट इसका नेम चेंज हुआ था। तो पहले इसका नाम था पॉपुलेशन एक्टिविटीज, बट नाउ इट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन फंड। ओके, पॉपुलेशन फंड, सो यूएनएफपीए। फर्दर इनका मोटो है एंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल, और इनका जो हेडक्वार्टर्स है दिस इज इन न्यूयॉर्क यूएसए, इट इज इन न्यूयॉर्क यूएसए, राइट? सो वी हैव यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जिन्होंने ये रिपोर्ट दिया है, एंड इनका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूएसए। लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इज विद रिगार्ड टू टर्कीज फॉरेन पॉलिसी, राइट? इसके पहले लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट टर्की। ओके, तो टर्की के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? टर्की के प्रेसिडेंट का नाम है रिसेप ताइप एड्रोगिन। ओके, नाउ टर्की का कैपिटल क्या है? टर्की का कैपिटल, मेनी ऑफ यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग इट्स इस्तांबुल, द आंसर इज नो, इट इज अंकारा।
ठीक है, although it's famous, Istanbul is famous for tourism, but we see that Ankara is the capital of it, right? Next, इसका करेंसी क्या है टर्की में? It's used lira. ठीक है, that is the currency, right? So let's understand about what is the foreign policy of Turkey, but उसके पहले let's understand about a little background of Turkey, right? तो टर्की जो है, it was formed in 1923, और तभी उनके लीडर जो थे, ही वॉज मुस्तफा कमाल अतातुर्क। तो इसके पहले टर्की क्या था? टर्की वॉज अंडर द रूल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। नाउ यू मस्ट हैव स्टडीड मॉडर्न हिस्ट्री में ऑटोमन एम्पायर, जो अराउंड 13 14 सेंचुरी में एक बड़ा सा एरिया रूल कर रहा था इन द मिडिल ईस्ट, इन द टर्की, राइट? अब उस टाइम पे बोलते थे कॉन्स्टेंटिनोपल, राइट? एंड जिसकी वजह से जो यूरोपियंस थे उनको पानी से आना पड़ा, बिकॉज लैंड में ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था। नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंड, ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ, राइट? और लीडर बने मुस्तफा कमाल अतातुर्क, जो एक सेक्युलर रिपब्लिक लीडर थे और जिनको उनका अच्छे रिलेशंस भी थे वेस्टर्न कंट्रीज से। सो इट इज सेड दैट ही अडॉप्टेड अ पीस एट होम एंड पीस इन द वर्ल्ड पॉलिसी। इन्होंने नाटो भी ज्वाइन किया था, राइट? दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, जिन्होंने कहा था कि अगर आप किसी भी एक मेंबर पे वॉर स्ट्राइक करते हो तो सभी कंट्रीज उस एक कंट्री पे वॉर करेगी, राइट? तो ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो बना था बाय द वेस्टर्न कंट्रीज पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू। कैन यू टेल मी वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नाटो? यूज द कमेंट सेक्शन टू आंसर दिस क्वेश्चन, ओके? सो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट भी रीजन है ये, ब्लैक सी, वेस्ट एशिया, मेडिटेरियन, कॉकेसस, अदर रशिया। सो यहाँ पे इनका जो एरिया है, सो इफ यू सी द मैप, ठीक है, यहाँ पे है टर्की, एंड यू नो दैट अ वेरियस इंपॉर्टेंट रिवर्स आर सराउंडिंग इट। सो मेडिटेरियन सी है, ब्लैक सी है, राइट? बुल्गारिया, ग्रीस, सीरिया, राइट? इराक, ईरान, अर्मीनिया, जॉर्जिया, ये सब कंट्रीज यहाँ पे इनको सराउंड करती है। नाउ in 2002 there are things that changed. 2002 में AKP या जस्टिस डेवलपमेंट पार्टी आई पावर में, ओके? एंड देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ इंस्टेबिलिटी इन टर्की। इनिशियली तो ये पार्टी तो हम देखते हैं प्रो वेस्ट थी, ऑल ऑफ देम वर सपोर्टिंग द वेस्ट, राइट? एंड यूएस के अलायंस, जैसे हमने देखा नाटो, ईयू इंटीग्रेशन, ये सब उन्होंने लिया। बट 2010 के बाद ये बनी थोड़ी चेंज, okay? So it became a neo-Ottoman, यानी कि new form of Ottoman Empire. They looked at Muslim unity, they looked at pan-Islamic foreign policy, and Arab Spring के बाद, अभी Arab Spring क्या है? तो 2011 में हम देखते हैं Arab Spring हुआ था in Tunisia. Arab Spring is an event जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट थे, ओके? दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट बहुत ही ऑप्रेसिव है, तो ये गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट बहुत करप्शन हुआ था। मेनली इट स्टार्टेड इन तुनिशिया, बट इट्स स्प्रेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द अरब कंट्रीज। तो जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, हम देखते हैं कि ये थोड़ा मुस्लिम वर्ल्ड पे ज्यादा फोकस करने लगे, राइट? दे बिकेम पैन इस्लामिक फॉरेन पॉलिसी, सो दे स्टार्टेड टू इंटीग्रेट ऑल द अरब वर्ल्ड, अरब कंट्रीज, एंड दिस हैपेंड इन द अर्ली 2010s। तो ये इंस्पायर्ड हुआ था बाय द ऑटोमन सुल्तान अब्दुल हमीद II, इसीलिए हम बोलते हैं इट्स अ न्यू ऑटोमन पॉलिसी काइंड ऑफ थिंग। फर्दर इट वाज इन्फ्लुएंस्ड आल्सो बाय समबडी नोन एज नेकमेटिन एरबाकन, जो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं टर्की के। So he was also of the opinion that yes, we need to unite or to have a pan-Islamic foreign policy. लेकिन अर्द्रोगिन, ओके, द रिसेप ताइप अर्द्रोगिन का पॉलिसी क्या है ना? ही इज लिविंग अ वेरी बैलेंस्ड पॉलिसी, असर्टिव येट प्रैग्मेटिक। कैसा बैलेंस पॉलिसी है? एक जगह से वो इस्लामिक आउटरीच भी कर रहे हैं, राइट? ऑन दी अदर, जैसे कि अगर रिसेंटली हम देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर, राइट, या द पहलगाम टेरर अटैक, नाउ इन दैट केस जहां पे हम पाकिस्तान को बोल रहे थे कि यहां पाकिस्तान ने गलत किया, इन वन केस वी सी दैट Turkey was supporting Pakistan. Turkey was saying that we are with Pakistan. तो एक जगह पे it has an Islamic outreach. On the other hand, इनका Western Alliance और NATO commitments भी अभी भी है. So it is dealing well with the West also. तो इन्होंने ऐसा नहीं कि जब NATO ज्वाइन किया, जब वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन किया, इन्होंने टाइज कट किए थे रशिया से, नहीं, ये फिर भी
जो S-400 मिसाइल डील है रशिया से उन्होंने किया, यानी कि रशिया के साथ उनके अच्छे रिलेशन से उन्होंने यूएस को भी अलाउ किया मिलिट्री बेसिस मेंटेन करने के लिए. सो दे हैड द बेस कॉल्ड एज इंसर्लिक. इंसर्लिक एयरबेस इज वन दैट इज मैनेज्ड बाय यूएसए, राइट. इन्होंने यूएस के जो न्यूक्लियर है, ओके, द न्यूक्लियर पावर दैट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन दीज एयरबेस. सो दैट मीन्स इज क्रिएटिंग लाइक अ बैलेंस दैट वी सी, राइट. एक जगह पे वो नाटो को सपोर्ट कर रहा है, उनके एक्सपेंशन, यानी स्वीडन फिनलैंड जो ज्वाइन हुए थे. On the other hand, it is also trying to get a lot of concession from the West. So this is what is the policy that we see, जो हमको ऐसे questions आ सकता है कि with regard to the Arab Spring, with regard to the general facts about Turkey, this is how you can be expecting questions from this passage, right? Let's proceed to the next article. Now, next article, I have discussed this over a number of times, but because it is in the news, I am supposed to do so. सो एस्ट्रोनॉट्स अभी जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. कौन से मिशन में? द एक्सियोम मिशन, राइट, द एक्सियोम 4 मिशन. तो ये लॉन्च होगा वेंसडे को, यानी आज के, मतलब अगर हम देखें, वी नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया टाइम, वी टॉकिंग अबाउट इट इज लॉन्चिंग फ्रॉम यूएसए, यानी 11 को ये लॉन्च होगा, राइट. बट दिस इज हैपनिंग फ्रॉम यूएसए. तो यूएसए में कहां पे हो रहा है ये? दिस इज हैपनिंग इन द केनेडी स्पेस सेंटर, केप कार्निवल इन फ्लोरिडा. इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स को चुने गए हैं. एक यूएसए से है जिनका नाम है अमेरिकन पेगी विटसन. ओके, शी इज अ फॉर्मर नासा की एस्ट्रोनॉट है ये. सो शी इज द फीमेल इन दिस. फर्दर वी हैव इंडिया से शुभांशु शुक्ला. पोलैंड से है स्लवोड्स यूजनान्स्की विच इज फ्रॉम पोलैंड. एंड हंगेरी से है तिबोर कापू. तो ये 4 टोटल एस्ट्रोनॉट्स यहां पे जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में. इनका लॉन्च व्हीकल क्या होगा? लॉन्च व्हीकल होगा फैल्कन 9. लॉन्च व्हीकल होगा फैल्कन 9. और इन फैल्कन 9 में से जो एक दूसरा एक पार्ट जो स्पेसक्राफ्ट चला जाएगा, उस स्पेसक्राफ्ट का नाम है स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन. स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन. सो लॉन्च व्हीकल का नाम है फैल्कन 9. उसके अंदर जो एक स्पेसक्राफ्ट है जो एक्चुअल में कनेक्ट करेगा आईएसएस से, उसका नाम है स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन. ओके, तो ये पूरा यहाँ पे बताया गया है कि कैसा पूरा जर्नी होगा आईएसएस के थ्रू. लेट्स अंडरस्टैंड सम मोर एस्पेक्ट्स. तो यहाँ पे हम देखते हैं आईएसएस जो है, या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ओके, ये 400 किलोमीटर अबाव द अर्थ है, यानी कि कौन से ऑर्बिट में? द लो अर्थ ऑर्बिट. और ये बहुत तेजी से घूमता है, दैट इज अबाउट 28,000 किलोमीटर पर आवर. इट इज सेड कि हर 90 मिनट्स में ये एक चक्कर काटता है. 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. 1 रेवोल्यूशन के लिए इट टेक्स अबाउट 90 मिनट्स फॉर इट टू कंप्लीट, बिकॉज ये इतना फास्ट है. ओके, नाउ टिपिकली कितना समय लगता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने के लिए? द आंसर इज 28 आवर्स. और ये थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू दूसरे स्पेस मिशन. रीजन बीइंग बिकॉज ये एक न्यूअर स्पेसक्राफ्ट है, बहुत नया है, राइट. फर्दर ऑनगोइंग डेवलपमेंट, फ्लाइट मॉडल्स बाय स्पेसएक्स की वजह से, टेस्टिंग की वजह से, मैन्यूवरिंग की वजह से थोड़ा ये समय लगता है एज कंपेयर टू द अदर स्पेसक्राफ्ट्स दैट हैव गॉन सो फास्ट. तो यहाँ पे सोयूज जाता था पहले, लेकिन सोयूज नहीं जा रहा है अभी. ये स्पेसएक्स. स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? प्लीज यूज द चैट बॉक्स टू आंसर. स्पेसएक्स किसकी कंपनी है, ये बताना है. नाउ वी हैव शुभांशु शुक्ला, जो सेकंड इंडियन है जो स्पेस में जाएंगे. हु इज द फर्स्ट इंडियन इन स्पेस? यूज द कमेंट सेक्शन टू आंसर. हु इज द फर्स्ट इंडियन इन स्पेस टू गो इन स्पेस, ये आपको बताना है. ठीक है, आई होप नोट डाउन द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दैट आर देयर. ओके, कि कहां से लॉन्च हो रहा है, कौन सा इसका स्पेसक्राफ्ट है, कौन सा इसका रॉकेट है, कौन इनके एस्ट्रोनॉट्स हैं, आईएसएस के बारे में. आईएसएस जो है बना है किनके कोलैबोरेशन से? तो वी हैव नासा, जो यूएस की स्पेस एजेंसी है. रॉसकॉस्मोस, किसकी स्पेस एजेंसी है ये? रशिया की. इसके अलावा वी हैव जापान की स्पेस एजेंसी विच इज कॉल्ड एज जैक्सा, राइट, ये जापान की है. फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी है विच इज यूरोप का, यूरोपियन यूनियन का. एंड फाइनली कनाडा का स्पेस एजेंसी, दैट इज सीएसए, कैनेडियन स्पेस एजेंसी. तो ये 5 कंट्रीज ने बनाया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, राइट. 1998 में आईएसएस बना था.
इंडिया इसका पार्ट नहीं है, तो इंडिया ने खुद से बनाया स्टार्ट किया है, दैट इज कॉल्ड एज भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। और ये कब हम लॉन्च करेंगे? इट इज सेड दैट वी विल बी रेडी बाय 2035। तो ये फैक्ट्स प्लीज नोट इट डाउन, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। Let's now understand the first man in space. Yes, he is Rakesh Sharma, right? तो इनके बारे में कुछ important interesting articles, stories देखते हैं. Let's see. So here we have Indian Air Force officer रहे हैं ये राकेश शर्मा. He was the first Indian space और इन्होंने कब किया था? April 3rd, 1984. Who was the prime minister during this time? Yes, it was Indira Gandhi. ठीक है, इंदिरा गांधी के साथ उनका एक अच्छा कॉन्वर्सेशन भी हुआ है. सो April 3rd, 1984 में वी सी राकेश शर्मा वेंट इन स्पेस. व्हाट वाज द लॉन्चिंग व्हीकल? इट वाज सोयूज T-11. ओके, और ये रशिया का था. सो हियर वी रिमेंबर बाइकनोर कॉस्मोड्रोम. ठीक है, ये कजाकिस्तान उस टाइम पे इट वाज पार्ट ऑफ USSR, राइट, सोवियत यूनियन का पार्ट था. सो कजाकिस्तान से हमने ये लॉन्च किया था बाइकोनॉट कॉस्मोड्रोम. जैसे इंडिया में व्हाट इज द लॉन्चिंग स्टेशन दैट वी हैव? एक है सतीश धवन स्पेस स्टेशन, राइट, और दूसरा एक डेवलप हो रहा है सतीश धवन जो आंध्र प्रदेश में है. ये हमारा लॉन्च व्हीकल, लॉन्चिंग स्टेशन होता है जहां पे हम लॉन्च करते हैं. दूसरा वाला कहां पे बन रहा है? प्लीज यूज द कमेंट सेक्शन टू आंसर विच इज इंडियाज launching vehicle, launching station. Please use the chat box to answer. Okay. Now, India ka ye, India was the 14th country to send human in space because of this mission. Or Sharma was totally 138th person. Okay. 138% to go in space. ये कौन सी मिशन? जैसे हम एक्सियो मिशन देख रहे हैं, उस टाइम पे कौन सा मिशन था? उस टाइम पे था इंटर कॉस्मोस मिशन. इंटर कॉस्मोस मिशन जहां पे 17 ऐसे नॉन सोवियत कॉस्मोनॉट्स को भेजा था स्पेस में फ्रॉम 1778 टू 1991. सो सेंडिंग नॉन सोवियत कॉस्मोनॉट्स इन स्पेस. ओके, सो इनफैक्ट USSR ने हमको बहुत मदद भी की थी हमारे स्पेस जर्नी में to launch our own space station Aryabhatta, which was the first satellite of India. और ये नेम किया था by an Indian, the name comes from an Indian mathematician and an astronomer, आर्यभट्ट. ठीक है, एंशियंट इंडिया के पार्ट है, एंशियंट हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं. तो ये फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट करके नाम दिया था. एंड ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी कितने साल पूरे हुए इसके? इट इज कंप्लीटिंग 50 years. सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ओके, तो आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट. और ये कहां से लॉन्च किया गया था? ये USSR से ही लॉन्च किया था, यानी कि बाइकोनोर कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान से लॉन्च किया था. क्लियर? लेट्स प्रोसीड टू अंडरस्टैंड कि इस इंटर कॉस्मोस जो मिशन था राकेश शर्मा का, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं. सो हियर वी सी इट इज IAF शॉर्ट लिस्टेड, या इंडियन एयरफोर्स ने शॉर्ट लिस्ट किया था दो ऐसे पायलट्स, राकेश शर्मा एंड रवीश मल्होत्रा. रवीश मल्होत्रा was the backup. राकेश शर्मा was also the one that went. ये इनको ट्रेन किया था मॉस्को यानी कि रशिया में इन द यूरी गैगरिन सेंटर. 1982 से इनका ट्रेनिंग हुआ था. ये मिशन जो है सोयूज T-11, ओके, दैट वेंट टू अप टू स्पेस. April 3rd को 1984 में ये हुआ था. इनके साथ दो और कॉस्मोनॉट, जैसे हमने एक्सियो मिशन में पढ़ा था, इसमें कौन से थे? वी हैव यूडीस मलिशेव एंड केनेडी स्ट्रेकालिव. ठीक है, ये नाम थोड़े आपको देखने पड़ेंगे, पूछ सकते हैं एग्जाम में. तो यहाँ पे कौन से स्पेस स्टेशन, जैसे एक्सियोम चल रहा है कौन से स्पेस स्टेशन के लिए? ISS के लिए. तो ये जो मिशन है इट वाज गोइंग टू सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन. सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन. ठीक है, एंड कितना घंटा लगा? 25 hours जितना लगा टू रीच देयर. फर्दर 8 दिन स्पेस में उन्होंने वक्त गुजारा, conducting many scientific and medical experiments. They also performed something called as the Terra experiment. Terra experiment का मतलब क्या है? इन्होंने इंडिया को फोटोग्राफ किया, okay, for the resource mapping. So photographing India from the space. Okay, तो इन्होंने जब पूछा गया था कि how does India look, एक टेलीविजन कॉन्वर्सेशन में with regard to the Prime Minister of India, इंदिरा गांधी, तो राकेश शर्मा कहते हैं सारे जहां से अच्छा. Okay, so he uses the term when they ask कि कैसा दिखता है इंडिया स्पेस से. Anyway, coming to understand, बहुत सारे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने परफॉर्म किए.
विद रिगार्ड टू मसल एंड कार्डियोवेस्कुलर इफेक्ट, मतलब स्पेस में कैसा ये इफेक्ट होते हैं. इनफैक्ट इट इज सेड उन्होंने योगा भी प्रैक्टिस किया स्पेस में टू टेस्ट द बेनिफिट्स विद रिगार्ड टू कॉम्बैटिंग स्पेस सिकनेस. ओके, नाउ जब राकेश शर्मा स्पेस में गए, व्हाट आर द आर्टिकल्स दैट ही टुक टू स्पेस? उन्होंने राजघाट से सॉइल लिया. ही टुक द पोर्ट्रेट्स ऑफ सम नेशनल लीडर्स लाइक गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सहल सिंह एंड आर वेंकटरमन. ओके, फर्दर इन्होंने कुछ इंडियन फूड्स भी लिए, मैंगोज भी लिया फॉर द क्रू, तो खाने के लिए वहां पे खाना भी लिया. एंड ऑफ कोर्स ही आल्सो टुक द इंडियन फ्लैग. Okay, so these are some of the important aspects with regard to Rakesh Sharma, the first Indian man in space. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल है, केरला चेंज करना चाहता है वाइल्ड लाइफ एक्ट. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कब आया था? ये आया था 1972 में, और ये ही अमेंड करना चाहता है केरला. नाउ क्वेश्चन इज, व्हाई डज केरला वांट टू चेंज दिस लॉ? ये तो अच्छी लॉ है ना, हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बायोडाइवर्सिटी, प्रिजर्वेशन करना चाहते हैं, कंजर्वेशन करना चाहते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ की. तो ये अमेंड क्यों करना चाहता है? ये अमेंड करना चाहता है बिकॉज इट वांट्स टू लीगलाइज सम परमिटिंग फॉर किलिंग सम वाइल्ड एनिमल्स जो खतरा है टू ह्यूमंस एंड टू प्रॉपर्टीज. ऐसे कुछ जानवरों को किल करना चाहता है, राइट, अलाउ करना चाहता है, परमिट होना चाहिए ताकि वो थ्रेट ना हो इंसानों के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए. ओके, सो इट ऑल्सो डिमांड्स रीजन स्पेसिफिक सीजनल परमिशन. ऐसा नहीं कि पूरे टाइम पे, कुछ सीजन में प्रॉब्ली उनका पॉपुलेशन बढ़ जाता है और जिसके कारण वो ह्यूमंस भी किल करता है, तो इसमें जो सीजन जो चेंजेस होते हैं उसमें आप अलाउ करो, ये केरला चाहता है. So what is the reason for the human wildlife conflict? So the main reason that we see is human wildlife conflict. Okay, तो यहाँ पे it is because कि हम जो फॉरेस्ट है ये कम कर रहे हैं, तो हैबिटेट हम डिग्रेड कर रहे हैं, जिसके कारण वो गांव में फैल रहे हैं, वो आ रहे हैं अर्बन रीजन्स में. हम उनकी जगह में एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, वहां पे कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं उनके फॉरेस्ट लैंड में, जैसे कि कैटल ग्रेजिंग, जिनके कारण यहाँ पे इंटरैक्शंस होते हैं ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ में. फिर चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न्स भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है इन द नियर बाय रीजन्स. पॉपुलेशन भी बढ़ गया है एनिमल्स का, जैसे कि वाइल्ड पिग्स, मंकीज, जिसके कारण ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. तो अभी एक्चुअल में अभी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम ये है, नाउ लेट्स सी विद रिगार्ड टू द शेड्यूल 1. तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल्स होते हैं और शेड्यूल 1 इज द मोस्ट प्रोटेक्टेड यू कैन से शेड्यूल. तो इन एनिमल्स जो रहते हैं शेड्यूल 1 में, जैसे कि टाइगर, एलिफेंट, बॉनेट मैकैक, लाइक लुक्स लाइक अ मंकी, राइट, इट्स अ मंकी. सो ये जो एनिमल्स शेड्यूल 1 में आते हैं, इनको तुम कते ही किल नहीं कर सकते हो. दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड. ओके, दे हैव टू बी नॉट, दे कैन नॉट बी किल्ड, नहीं तो तुमको सजा हो सकती है. दैट इज व्हाई इट कम्स इन शेड्यूल 1. एनिमल यहाँ पे आप किल या कैप्चर अगर करते हो, अलाउड है ओनली इफ द एनिमल कैन नॉट बी कैप्चर. तुम इसको कैप्चर नहीं कर पा रहे हो या उसको रिलोकेट नहीं कर पा रहे हो, देन ओनली एन एक्शन इज अलाउड. ठीक है. फर्दर ऑफ कोर्स यहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी पूरा इसको इंप्लीमेंट करता है. याद रखना, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005 में आया था. बहुत मेजर प्रोजेक्ट्स ये हैंडल करता है, लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, चीता प्रोजेक्ट, various other projects that are handled by Tiger Conservation Authority. ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बना था. दैट मीन्स इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ओके, फर्दर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑल्सो कैन नॉट क्रिएट लॉज ड्यू टू कोर्ट रिस्ट्रिक्शन. तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स भी कुछ उनके पास पावर्स नहीं है व्हेन सर्टेन केसेस अराइज. तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने कुछ प्रपोज किया. किसने प्रपोज किया? केरला की गवर्नमेंट. केरला गवर्नमेंट कहता है कि declare wild boars as vermin. What is a vermin? Vermin is something that is, you can say, a threat to the biodiversity. Okay, something that can be killed. जैसे कि there are some regions जहाँ पे snake को बोला जाता है vermin. Okay, because ये threat है, as well as इनको खत्म करने से तुम बायोडाइवर्सिटी, तुम यहाँ पे किसी प्रोटेक्शन कर सकते हो विद रिगार्ड टू ह्यूमंस एंड प्रॉपर्टी. तो सेक्शन 62 में आप इसको लगा दो, ये कहता है. फर्दर शेड्यूल 1 में जो बॉनेट मैकैक है, जिसके कारण किलिंग और सब तुम नहीं कर पाते हो, इसको तुम शेड्यूल 1 से हटाओ.
ये 2022 में ऐड किया गया था इस शेड्यूल 1 में, पर अभी बोला है कि प्लीज तुम इसको हटाओ ताकि हम नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं। क्योंकि पहले तुम अलाउ कर सकते थे उसको कैप्चर करना, उसको दूसरे जगह रिलोकेट करना, बट अभी बिकॉज ये शेड्यूल 1 में है, इट मेक्स दिस वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये पूरा केस था कि केरला चाहता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को थोड़ा चेंज करना। प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है मीट द फर्स्ट वुमन एडीसी टू प्रेसिडेंट। नाउ व्हाट इज एडीसी? एडीसी का फुल फॉर्म है एड द कैंप। Okay, aid the camp. Now, aid the camp is an officer to the president, is a licensed officer to the president. And why is this important is because ये पहली बार ऐसा हुआ है कि a woman is appointed as an ADC. Who is this woman? She is the Lieutenant Commander Yashasvi Solanki, a 27-year-old. Okay, she's become the first woman officer to be appointed as the aid the camp. तो normally 5 ADCs होते हैं, okay, और इसको लिया जाता है फ्रॉम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से लिया जाता है। ठीक है, यू मोस्टली हैव 3 फ्रॉम द आर्मी, 1 फ्रॉम द एयरफोर्स एंड 1 फ्रॉम द नेवी। बट कभी भी वुमेन को नहीं लिया गया था इसमें। एंड नाउ वी सी विद द्रौपदी मुर्मू बीइंग द प्रेसिडेंट, शी हैज सीन दैट यस वी शुड इंक्लूड वुमेन एज वेल। Draupadi Murmu itself is only the second president of India, woman president of India, and the first tribal president of India, right? तो इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे अच्छे चेंजेस हैं। वुमेन आर इन द फोरफ्रंट। रिसेंटली हमने न्यूज में भी देखा था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंधु, कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह, राइट? ये आपने सुना ही होगा ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंधु, सिंदूर। सो नाउ वी आर सीइंग मोर सच वुमेन कमिंग इन द फोरफ्रंट। हमने ये भी देखा था जो विद रिगार्ड टू द सर्कमब्युलेंस, यानी कि वो ट्रैवल कर रहे थे, ओके, आईएनएस तरिनी में, देयर वर 2 फीमेल candidates here who traveled from the navy all the way towards on the globe. ठीक है, तो आप इनका नाम बता सकते हैं, who were the female officers who traveled in INS Tarini the whole globe? इनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आई हैव कवर्ड दिस रिसेंटली in the Navika Sagar Parikrama, right? That was the name of the program. Anyway, coming back to ये ADC करता क्या है? ADC का काम यहाँ पे है to manage appointments, engagements and ceremonial duties. तो जो भी presidents के duties हैं, president को यहाँ पे appointments उनके manage करना, उनके साथ वो रहते हैं। ठीक है, so they will brief the president before every meeting, before any event. वो थोड़ा बताते हैं president को with regard to the event, with regard to the meeting. तो इनका ये मतलब है that whoever the person is ADC, they have to be very well read. They need to know about general knowledge. They need to know about many things. Right? आपकी तरह यहाँ पे they should be up to date with current affairs. Right? Further, they should be stationed next to the president's room. They always are next to the president. तो जो भी है, they are always on call. ठीक है, they are always on duty. It is said 24 hours का इनका शिफ्ट होता है in rotation. तो 5 होते हैं, सो एवरी रोटेशन में ये काम करते हैं प्रेसिडेंट को मदद करके। सो ये था एडीसी, फर्स्ट वुमेन एडीसी टू द प्रेसिडेंट। सो दिस इज ऑल विद रिगार्ड टू टुडेज न्यूज आर्टिकल्स। बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स आज हमने पढ़े। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यूज द चैट बॉक्स टू आंसर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।